Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए मित्रों। यानी BA फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बन रहा है। आज मैं आपको न्यू मॉडल पेपर दे रहा हूं जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा। इसमें आपको जो टाइटल्ड पेपर मिलेगा भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इससे संबंधित होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं 2024 के लिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो देखेंगे जो पेपर आपको मिलेगा, इसमें आपको BA प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम सेमेस्टर के रूप में, और जो प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होगा उसको लिखा जाएगा भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। इस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होगा वो दिया जाएगा। तो 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारा इतिहास के लिए है, प्राचीन इतिहास के लिए। आप पूरे ही वीडियो को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेट करके आपको दिए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, इसलिए आप पूरी ही तरीके से इसको देखिएगा। तो देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है खंड 7 से, यानी सेक्शन A से जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे मित्रों। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसको कि आपको 550 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी 50 शब्दों से कम नहीं होने चाहिए। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखेंगे, 50 शब्द तक इसको लिख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो 10 क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स दिलाने वाले हैं, इसलिए आप पूरी ही तरह से इस वीडियो को देखिएगा। तो हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पूछा जा रहा है वैदिक संहिता, यानी वैदिक संहिता से क्या तात्पर्य है, इससे संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। तो हम देखेंगे जो वैदिक संहिता से संबंधित क्वेश्चन है इस पर आपको लिखना है। तो आर्यजनों, वैदिक जनों को लिपि का ज्ञान नहीं था मित्रों, इसलिए जिस काल में इसकी रचना हुई उसी काल में इसका संकलन नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य की प्राचीनतम कृति ऋग्वेद संहिता की रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। तो ये हमें जानना है। ये पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इसके 10 मंडलों में से मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। फिर मंडल 8 और की रचना हुई, मंडल 8 की रचना की गई मित्रों। मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़े गए प्रतीत होते हैं, अर्थात इसमें स्तरीकरण की समस्या है जिसका सीधा संबंध काल निर्धारण से है। यद्यपि इसकी रचना 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व हुई थी, तथापि जब लिपि का विकास हुआ तब इसका संकलन हुआ। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं मित्रों। तो इसी को हम, जैसे कि ऋग्वेद में आप मंत्र प्रधान, यजुर्वेद जो है यज्ञ विधियों से संबंध रखता है, अथर्ववेद जो है जादू, मंत्र, चिकित्सा आदि से संबंध रखता है, और सामवेद सबसे प्रमुख है मित्रों। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधो प्रदेश में 1500 से लेकर के 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, तथा बाद के वेदों तथा अन्य साहित्य की रचना 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व कुरु पांचाल क्षेत्र में हुई। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जिसको वैदिक संहिता के विषय में क्वेश्चन किया गया। तो आप लिखेंगे इसको। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है उत्तर वैदिक युगीन सिक्के, यानी उत्तर वैदिक युगीन सिक्कों के विषय में क्वेश्चन है मित्रों। तो उत्तर वैदिक युगीन सिक्कों के विषय में आपको जानना है कि उत्तर वैदिक युग में मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल का उल्लेख अवश्य मिल जाता है। निष्क का उल्लेख पंचमिश ब्राह्मण से मिलता है। शतमान दक्षिणा के रूप में सुवर्ण का उल्लेख है। कृष्णल जो है रत्ती को कहते हैं। पाद का उल्लेख दान का प्रसंग में मिलता है, दान के प्रसंग में इसका मिलता है जो पाद शब्द आता है मित्रों। तो इस तरह से वैदिक युगीन सिक्के से संबंधित चीज़ें आप लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको बताना है, तीसरा जो
क्वेश्चन है इसमें, लोथल का पुरातात्विक महत्व, यानी लोथल के पुरातात्विक महत्व से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे लोथल का जो पुरातात्विक महत्व है वह स्थान यह स्थान अहमदाबाद से 50 मील दक्षिण में धोलुका तालुका के सरगवाला गांव में स्थित है। यहाँ का टीला अंडाकार एवं निकटवर्ती भूमि से 18 फीट ऊंचा है। यहाँ का उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने कराया। यहाँ के पुरावशेषों को 5 निर्णयात्मक कालों में विभाजित किया गया। यहाँ के उत्खनन से प्रसिद्ध डाकयार्ड प्रकाश में आया है, यानी डाकयार्ड जो आया वो प्रकाश में आया मित्रों उत्खनन में। इससे पता चलता है कि यहाँ से, इसके पश्चात मित्रों देखेंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन जो आपसे किया जा रहा है, चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ था, यानी चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, पूरी ही तरह से आप इसको समझ करके लिखेंगे। तो चीन की सभ्यता का उद्गम ह्वेंगहो यानी हवांगहो नदी के निचले बेसिन में हुआ। चीनी लोग इसे पीली नदी भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। यह काफ़ी दूर तक उत्तर की ओर बढ़ने के बाद पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और फिर घूमकर पुनः दक्षिण की ओर बहती है। आगे भी चलकर यह फिर पूर्व की तरफ बहने लगती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। ये हमको चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ था, यदि ये क्वेश्चन किया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है मित्रों, तो आपको यही लिखना है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, महाकाव्य काल की नैतिक दशा कैसी थी, यानी महाकाव्य काल की नैतिक दशा के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो इसमें देखेंगे महाकाव्य काल में नैतिक मूल्यों पर कितना बल दिया जाता था, इसका पता हमें तत्वयुगीन महाकाव्यों जैसे रामायण एवं महाभारत से चलता है मित्रों। रामायण में आदर्श समाज की स्थापना हेतु व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में नैतिक मूल्यों की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। उस समय सत्य आचरण एवं कर्तव्य पालन को अनिवार्य माना गया। महाभारत में कर्मयोग के सिद्धांत के पालन पर विशेष बल दिया गया है। इस युग में कर्म और महत्ता को समाज में प्रमुख स्थान दिया गया। अतः स्पष्ट है कि इस काल में लोग आदर्शवादी थे। ये कर्तव्य पालन हेतु अपने दायित्वों का दृढ़ता से निर्वाह करते थे। समाज में चारों वर्णों में कार्य बटे हुए थे। लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं था। व्यक्ति के पद एवं गरिमा के अनुसार उसे उचित सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार तत्कालीन समाज की नैतिक दशा उच्च थी। तो इसमें आपको यही लिखना है, जो महाकाव्य काल का नैतिक दशा से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो देखेंगे मित्रों इसमें सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। इस क्वेश्चन के आंसर को आप इसी प्रकार लिखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिणी और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये हमको लिखना होगा। सिंधु सभ्यता के विस्तार से संबंधित क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मिस्र को नील का वरदान क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस्र को नील का वरदान क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे मित्रों, मिस्र को नील का वरदान क्यों कहा जाता है। तो मिस्र प्राचीन काल में कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ चावल, रुई और गन्ने की खेती होती है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता। लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है।
प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी। इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता था, पर साथ साथ इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। फलतः मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत्व हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दे दी गई। तो इसलिए हम उसको मिस्र की नील नदी का वरदान कहेंगे मित्रों, क्योंकि नदियों में बाढ़ आ जाने से, नदी में बाढ़ आ जाने से उर्वरा शक्ति खेतों की बढ़ जाती थी। उर्वरा शक्ति के कारण जो है इसको एक वरदान साबित किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे असीरियन सैनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी असीरियन सैनिक की व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें देखेंगे असीरियन समाज का पुरुष मुख्य अंग, जो असीरियन समाज होता था उसका जो मुख्य अंग उनकी सेना थी मित्रों। संपूर्ण साम्राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सेना पर ही था। यह राज्य एक सैनिक राज्य था। राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए एक मुख्य सेनापति होता था, जिसे लिम्ब अथवा तूर्तान कहा जाता था। सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिक लोहे के बने शस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनकी सेना में पैदल रथ व घुड़सवार होते थे। संसार में सर्वप्रथम युद्ध कला के वैज्ञानिक स्वरूप को विकसित करने, प्रतिरक्षात्मक युद्ध प्रणाली को जन्म देने तथा युद्ध में घोड़ों एवं लोहे के शस्त्रों का प्रयोग करने वाले असीरियन लोग ही थे मित्रों। ये असीरियन लोग ही थे जो युद्ध से संबंधित सारी चीज़ों को आगे बढ़ाए। वास्तव में असीरियाई सभ्यता अपने सैन्य प्रणाली के लिए ही प्राचीन विश्व के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तो असीरियन सैनिक से संबंधित क्वेश्चंस व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो आपको इतनी सारी चीज़ों को जरूर लिखना है मित्रों। इसके पश्चात हैं क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य। जो वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य किए जाते थे उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बंद कर दे नहीं, तो इसमें देखेंगे वैदिक कालीन व्यापार एवं वाणिज्य के इस विषय में जो क्वेश्चन किया जा रहा है। उत्तर वैदिक काल में आंतरिक एवं वैदेशिक दोनों ही प्रकार का व्यवहार प्रगति पर था। इस युग में व्यापारियों के संगठनों का भी उल्लेख मिलता है। साधारणतः व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था, किंतु ऋग्वेद काल के समान गाय भी विनिमय का माध्यम थी। इस युग में मुख्य मुद्रा को शतमान कहा जाता था। इस युग में समुद्री व्यापार भी किया जाता था और संभवतः बेबीलोन के साथ होता था। आंतरिक व्यापार में भी यातायात के साधनों का विकास होने के कारण सामान बैलगाड़ियों, नावों आदि में ढोया जाने लगा था। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो वैदिक कालीन व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। अब हम इसके पश्चात आपको लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। नदी घाटियों में सभ्यता के उद्गम के क्या कारण थे। यानी नदी घाटियों में सभ्यता के उद्गम के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे नदी घाटियों में खेती के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध होती थी। नदियों में नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। नदियों की घाटियों में मनुष्य को अपने पालतू पशुओं के चरने के लिए घास उपलब्ध होते थे। नदियों में नावों द्वारा मनुष्य यात्रा कर सकते थे तथा भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। ईंट बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध थी, जिससे मकान बनाना सुगम हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये बिंदु नदी घाटियों की सभ्यता के उदय के संबंधित क्वेश्चन यदि आपसे किए जाते हैं तो ये आपको लिखने होंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस आपको बताए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे मित्रों लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे किए जाएंगे। जो लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिखने हैं, लघुत्तरीय प्रश्नों में
आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 200 वर्ड्स में होने चाहिए, यानी 200 वर्ड्स से कम नहीं होने चाहिए जो हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। और लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से केवल आपको 5 प्रश्न ही करने होंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है 7 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको 35 मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत खंड बा में यानी सेक्शन बी में आपको 35 मार्क्स प्राप्त होंगे। और इसको लिखना कितने शब्दों में है? 200 शब्दों से कम नहीं लिखे जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मुद्रा की प्राचीनता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय मुद्रा की प्राचीनता पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे, हड़प्पा निवासी किस प्रजाति के थे? विवेचना कीजिए। हड़प्पा निवासियों के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, प्राचीन चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश किस प्रकार हुआ? यानी प्राचीन चीन में बौद्ध धर्म किस प्रकार से आया, इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मिस्रवासियों के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मिस्रवासियों के जो धर्म थे उस पर आपको एक टिप्पणी लिख देना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15, सांग युगीन कृषि व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी तरह से आप इसको लिखेंगे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16, कन्फ्यूशियस कौन था? उसके उपदेशों का उल्लेख कीजिए। तो कन्फ्यूशियस एक ऐसा व्यक्ति था मित्रों जो धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो शिक्षा, लोगों को समाज में शिक्षा देता था, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए एक नैतिक शिक्षा का मार्गदर्शक वो था मित्रों कन्फ्यूशियस। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सैंधो सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश डालना है। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में सभा एवं समिति का महत्व बताइए। यानी वैदिक काल में सभा और समिति के महत्व को आपको बता देना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ये खंड बा से संबंधित थे। और अब हम आपको खंड सा की ओर ले चल रहे हैं। खंड सा में यानी सेक्शन सी में आपसे केवल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन पेपर पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और इसके खंड सा के जो है आंसर देने में आपको 500 वर्ड्स का प्रयोग करना होगा मित्रों, यानी 500 वर्ड्स से कम नहीं होने चाहिए इसके आंसर। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 10 अंक का होगा, यानी कि 20 मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन सी से, यानी खंड सा से आपको 20 मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 4 मैं आपको दे रहा हूं इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? काल निर्धारण की, यानी वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है, ये आपको लिखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरावशेषों का वर्णन करना है। यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरावशेष जो प्राप्त हुए थे उसका वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में, ऋग्वेद संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस में से आपको केवल 2 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि आप चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपको उस आपसे संबंधित वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।